अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी टॉप स्टोरी होगी। सियासी महाज हुकूमत मुश्किल में। हम देख रहे हैं कि PTI, JUI, ANP, पीपल्स पार्टी, ये तमाम जमातें हुकूमत के ख़िलाफ़ मैदान में हैं। मुख्तलिफ़ इशूज़ हैं, लेकिन सब इस वक्त हुकूमत को तनकीद कर रही है। PTI तो ज़ाहिर है मुसलसल अपोजिशन में थी, लेकिन JUI दरमियान में थी। ANP हुकूमत के साथ थी, पीपल्स पार्टी तो इत्तेहादी थी। लेकिन अब वो तमाम जमातें भी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर अपनी तबाह आजमाई कर रही हैं। उसकी वजूहत क्या हैं? क्या हनीमून पीरियड ओवर हो गया है और अब हुकूमत आने वाले दिनों में मुश्किलात का शिकार रहेगी, या सियासी गहमा गहमी है सिर्फ और सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं होगा? इस पर हम बात करेंगे बैरिस्टर अकील मलिक साहब से, जो वज़ीर ममलकत हैं, कानून व इंसाफ, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। और हमारे प्रोग्राम का हॉट इशू होगा ट्रंप का गज़ा मनसूबा, हमास की मशरूत रजामंदी। इस पर हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर जमील अहमद ख़ान, साबिक़ सफ़ीर हैं, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के, और उनसे हम पूछेंगे कि हमास ने मशरूत रजामंदी का इजहार किया है, इसमें उनकी सफारतकारी की महारत नज़र आ रही है, तो पूरी दुनिया उनकी तारीफ़ कर रही है। तो क्या ये वाकई काबिल तारीफ़ है हमास की ये जो स्ट्रेटजी है? और अगर हमास ने ये मान लिया है, तो क्या बाकी मुसलमान ममालिक वो भी अब मान लेना चाहिए उनको भी, या वहाँ पे मुख्तलिफ़ जमातें, मतलब पाकिस्तान में अपोजिशन जमातों का मौक़िफ़ कुछ और है? तो इस हमास की रजामंदी के बाद उनका मौक़िफ़ क्या होना चाहिए? और हमारा आज का एडिटोरियल होगा आज़ाद कश्मीर, मामला कब तक ठीक रहेंगे? मामला तो ठीक हो गए हैं, लेकिन ये कब तक ठीक रहेंगे और आगे चल के क्या होगा? इस पे हम अब बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की टॉप स्टोरी से। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अब्सार साहब, वालेकुम सलाम। ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने कहा है कि हम तो हुकूमत के साथ अब मशरूत ताउन करेंगे जब तक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते, और कौमी असम्बली में अगर कोरम की निशानदही की गई तो वो न्यूट्रल रहेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये एक उन्होंने बयान दिया। और फिर सैलाब ज़दगान की इमदाद पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, इन तमाम मामलात पे पीपल्स पार्टी से आपके काफ़ी इख्तलाफात लग रहे हैं। फिर मरीम नवाज़ ने कहा कि वो उंगली तोड़ देंगी जो पंजाब के लिए, पंजाब के एक तरफ उठेगी, उस पर पीपल्स पार्टी का माफ़ी मांगें। अब एमल वली ख़ान साहब ने, उनका और तलाल चौधरी का आपस में एक मैच हो रहा है बयानात का, और उन्होंने कहा है कि मैं अब ये बातें फ्लोर ऑफ द हाउस पे आके बताऊंगा कि हाइब्रिड निज़ाम कैसे बनता है और क्या करता है। क्या कहेंगे आप इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्सार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है, बिल्कुल वो हमारे इत्तेहादी हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि हम उन्हीं की सपोर्ट के साथ हुकूमत में हैं। लेकिन एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है, एक इख्तलाफ भी हो सकता है चीज़ों पे। और ये तमाम तर मामला देखें, गाय बगाए उनकी रिजर्वेशंस होती हैं। DPM और फॉरेन मिनिस्टर की जो कमेटी थी वो लीड करते थे इस तमाम तर मामले पे कि जो इनकी रिजर्वेशंस, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने उन्हीं को टास्क किया हुआ था। आपको याद होगा दिसंबर के टाइम पे भी ऐसे इश्यूज आए, फिर वो रिजॉल्व हो गए। अभी भी स्पीकर साहब के चेंबर में जो मुलाकात हुई उस तमाम तर मामले के ऊपर जो उनकी रिजर्वेशंस हम दूर करेंगे, लेकिन इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, या आप अगर कोई तजवीज़ देते हैं जो कि शायद अनसोलिसिटेड एडवाइस है, वो दे के फिर आप कहें कि जी मनोहन उस पर अमल दरामद भी किया जाए। और वो भी 18वीं तरमीम के बाद, जब सूबे खुद मुख्तार हो चुके हैं, सूबे अपना नफ़ा नुकसान का फैसला खुद करते हैं, वो बेहतर जानते हैं हमें क्या स्टेप उठाना है क्या नहीं उठाना। मैं समझता हूँ कि इस तमाम तर मामले पे कोई सियासत नहीं करनी चाहिए। आपने तजवीज़ दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन वज़ीर आला जो हैं वो खुद मुख्तार हैं, वो बेहतर समझती हैं कि मैं अपने सूबे के हकूक़ के लिए, अपने सूबे के लोगों के लिए जो मैंने फ़ैसले करने हैं, जो इक़दाम उठाने हैं, वो बेहतर समझती हैं कि उन्होंने क्या उठाने हैं। तो आई थिंक कि इम्पोज नहीं किया जा सकता, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम इत्तेहादी हैं, बट जी। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ। ANP पे मैं बाद में आता हूँ कि जी बताएं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप सवाल कीजिएगा, मैं उसी में ही ऐड अप कर देता हूँ। अच्छा, मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि शायद ये आपस में फिक्स्ड मैच है पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नून का, कुछ किसी बड़े इशू से तवज्जो हटाने के लिए ये आपस में कर रहे हैं। और इसको करेंसी इसलिए भी मिलती है ज़्यादा कि हमने देखा कि अभी जो कश्मीर में बहरान हुआ, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर ने वफ्द तश्कील दिया जिसने मुज़ाकरात किए
अवामी कमेटी कश्मीर वाली से, उसकी क़यादत पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब के पास थी। उनके साबिक वज़ीर कमर ज़मान कायरा उसका हिस्सा थे, उस कमेटी का, और साथ राना सनाउल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून के, उनका वो कमेटी का हिस्सा थे, अमीर मुकाम कमेटी का हिस्सा थे। तो जहाँ पे मामलात सीरियस होते हैं वहाँ तो आप इकट्ठे हैं, लेकिन इस तरह की ये जो क्या वाकई ये फिक्स मैच है और असल मामलात पे आप लोग इकट्ठे हैं? नहीं, देखिए, ये कोई फिक्स मैच नहीं है। मैंने जिस तरह कहा कि एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है और जमहूरियत का ये हुस्न है। अब देखें, उन्होंने बिस्प जो प्रोग्राम के हवाले से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि डेटा वहाँ से उठा लें। बिस्प नो डाउट एक अच्छा इंटरनेशनली रिकग्नाइज प्रोग्राम है, लेकिन उसमें फिर देखें वो तमाम तर सैलाब ज़दगान, उनका डेटा तो नहीं हो सकता ना। तमाम तर वो लोग जिनको फैसिलिटेट करना है, जिनको वो सहूलत फराहम करनी है, ये इस बात की क्या गारंटी है कि जो अभी हालिया सैलाब के अंदर जो सैलाब ज़दगान है, जो उससे अफेक्ट हुए हैं, क्या वो उसका डेटा एग्जिस्ट करता है, क्या वो उस प्रोग्राम में रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, हर चीज़ का जवाब जो है वो बिस्प नहीं है। मैंने उस पर बिल्कुल तनकीद नहीं की, लेकिन मैं इस पर यह ज़रूर कहूँगा कि ऑडिटर जनरल की भी रिपोर्ट थी, वो आपकी भी नज़र से गुजरी होगी कि जो गोस्ट रिसिपिएंट्स हैं वो भी इंकशाफ हुआ, मिस अप्रोप्रिएशंस का भी इंकशाफ हुआ। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। हम कहते हैं कि अच्छी बात है, आपने हमें बता दिया। हम अपने तई जो रिलीफ कार्ड वज़ीर आला दे रही हैं, जो रिलीफ एफर्ट्स कर रही हैं, वो उनको करने दें। उनको पता है कि मेरे सूबे के लोग कहाँ कहाँ जो हैं अफेक्टेड हैं, उनको उनके माल, मंडी, मवेशी, घर, उनकी ज़मीनें, किसानों का जो नुकसान का ज़ाला होना है, ये तमाम तर चीज़ें हैं। तो शी नोज़ बेटर ऑफ कोर्स कि उनके सूबे के अंदर तो किस लेवल पे, किस तरह के जो रिलीफ एफर्ट्स हैं और किस लेवल पे कॉम्पनसेट करना है। शी नोज इट परफेक्टली वेल। तो इसका मतलब है कि जो इख्तलाफात हैं असल वो तो फिर पैसे की तकसीम पे ही हुआ है ना? देखिए, असल में मैं माज़रत के साथ बसद एहतराम मुझे ये कहना पड़ता है कि इस मामले को पोलिटिसाइज किया जा रहा है और बिल्कुल जो अनसोलिसिटेड एडवाइस आई है बिस्प के हवाले से, अच्छी बात है। वो वफाक का प्रोग्राम है। आप वज़ीर आज़म से बात करें, और वज़ीर आज़म ने इन एनी केस वो इकदाम सारे उठा लिए हैं। देखें आप, जितना भी नुकसान हुआ फ्लड से, और पूरे पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक के साथ, EU के साथ, यूनाइटेड नेशंस के साथ, IMF के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, उन सबको कहा है कि जी आप आके यहाँ पे जायज़ा लें। जो सैलाब से तबाहकारी हुई है, जो नुकसानात हुए हैं, वो आप बिल्कुल उसका डेटा देखें और उसमें देखें कि कितनी तबाहकारी और कितना नुकसान हुआ है। तो वो तो होगा, लेकिन फ्लैश फ्लड की या फ्लैश अपील करना फ्लड उसके हवाले से, तो मैं समझता हूँ ये दुरुस्त बात नहीं। इवन लॉस एंड डैमेज फंड भी अगर आप देखें तो बिल्कुल अच्छा इकदाम था, लेकिन उसमें उसको मटेरियलाइज नहीं किया जा सका। अच्छा, 2010 में जो NFC अवार्ड बना था, उसमें आबादी की बुनियाद पे सिर्फ नहीं था, उसमें और कुछ एलिमेंट्स भी दाखिल किए गए थे। तो उसमें पंजाब का हिस्सा 5% कम हुआ था, और पंजाब का हिस्सा 5% कम जो था वो बाकी तीनों सूबों को में तकसीम कर दिया गया था। अब इस वक्त जब अब नेक्स्ट NFC अवार्ड की बात हो रही है, उसमें मीटिंग होगी, क्या पंजाब उस NFC अवार्ड में जो तकसीम का फार्मूला तय हुआ था उसको चैलेंज करने जा रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ बिल्कुल आबादी के तनासब से और दीगर चीज़ें, पंजाब ने एक बड़ा भाई होने के नाते हमेशा जो कुर्बानी दी है वो आपके सामने है, और आपने खुद ही उसका जिक्र कर दिया NFC अवार्ड के तहत। मैं समझता हूँ कि जब भी CCI की मीटिंग होगी और CCI में ये मामला आएगा, तो मरीम नवाज साहिबा बिल्कुल जो सूबे के लोगों का हक है, जो सूबे के बासियों का हक है, वो बिल्कुल सामने रखेंगी, और वो जिस भी शेप एंड फॉर्म में मुतालबात होंगे वो सामने आएंगी। वो उस डिस्कशन, उस डिस्कोर्स का हिस्सा बनेगा। उस पर क्या लेटेस्ट फार्मूला तय होता है, ये तो CCI के अंदर होना है तमाम तर मामला, और वो देखेंगे। तो सूबे के जो वज़राए आला, लेकिन आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि पंजाब जो है ऑफिशियली NFC फार्मूले को तब्दील करने की दरख्वास्त करेगा अब CCI में? नहीं, मैं इसको कंफर्म और डिनाई इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये सूबे की एडमिनिस्ट्रेशन और सूबे की वज़ीर आला ने देखना है। लेकिन जिस तरह वो अपने सूबे के रिहायशी, सूबे के बासियों, सूबे के लोगों के साथ चट्टान की तरह खड़ी हैं इस मुश्किल की घड़ी में, आई एम श्योर वो उनका हक जो है उसके लिए वो पूरी बात भी करेंगी और वो पूरी जंग भी लड़ेंगी।
नहीं ठीक है, वो सूबे के वज़ीर आला हैं, लेकिन आपके ख्याल में अगर एक सूबे की वज़ीर आला दूसरे सूबे के लोगों के हुकूक के लिए भी बात करे तो उसमें बुराई तो कोई नहीं है। बुराई बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल, लेकिन खाली लफाजी नहीं होनी चाहिए, अमली तौर पे भी इकदाम होने चाहिए। जिस तरह केपी में फ्लड्स आए तो मरीम साहिबा ने बिल्कुल राब्ता किया सीएम केपी के से और उनको कहा कि अगर आपको कोई इमदाद को मदद चाहिए तो बिल्कुल हम हाजिर हैं। इसी हवाले से देखिए दूसरे सूबों को भी वो रेप्लिकेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि भाई आपके एक सूबे में जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन मेहनत कर रही है, सीएम जो है दिन रात वो मेहनत कर रही है, तो बाकियों को भी आई थिंक देखना चाहिए। और वो वाक़तन इवन के नाकदीन भी जो है इस चीज़ का एतराफ़ करते हैं कि वाक़तन काम तो अच्छे हो रहे हैं और बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से जो है डेवलपमेंट के हवाले से, सहूलियात के हवाले से और दीगर जो रिलीफ फराहम करने के हवाले से काम हो रहा है, वो उसमें पंजाब लीड ले रहा है। लेकिन ये बताइएगा कि अगर आप कह रहे हैं कि मैं कंफर्म या डिनाई नहीं कर सकता कि एनएफसी अवार्ड के फार्मूले को तब्दील करने की पंजाब ऑफिशियली रिक्वेस्ट करेगा, तो फिर ये बताइएगा कि जो पंजाब के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि हमारा हक मारा गया और इस बुनियाद पर मारा गया कि दूसरे सूबे ये कह रहे थे कि वो हम पंजाब से पीछे हैं, इसलिए हमें फ़ंड ज़्यादा दिए जाएं, हम तरक्की करके पंजाब के बराबर आना चाह रहे हैं। तो पिछले 15 साल में क्या वो सूबे पंजाब के बराबर आ गए हैं ज़्यादा फंड इस्तेमाल करके या नहीं? और अगर नहीं आए तो उसमें उन सूबों से कोई पूछ सकता है कि वो पहले जो फ़ंड आपने ज़्यादा लिए हैं उनका इस्तेमाल किस तरीके से किया गया है और क्या नताइज हैं उसके? कोई ऑडिट हो सकता है इस सब चीज़ का? बिल्कुल ऑडिट हो सकता है। और अबसार साहब बात यह है कि सब सूबों को एक जैसे पैसे मिलते हैं। ये अगर कोई कहे कि जी हमें शायद किसी दूसरे सूबे के मुताबिक जो है कम पैसे दिए जाते हैं या हमारा उस तरह हाथ नहीं थामा जाता, वफाक जो है वफाक बिल्कुल डिफ्रेंशिएट नहीं करती एनएफसी अवार्ड के तहत। और आपने खुद उसका जिक्र किया कि पंजाब ने तो 5% कम जो है किया और बाकी सूबों में तकसीम किया। बड़े भाई होने का जो एक हक है वो पंजाब ने अदा किया और बिल्कुल देखिए नहीं वो तो दिया, पंजाब ने अदा किया, लेकिन जो जिस काम के लिए दिया गया क्या वो काम हुआ? क्या वो वहाँ पे तरक्की हुई उन सूबों में? क्या वहाँ हालात पहले से बेहतर हैं 2010 से? वहाँ पे जो लोगों का रहन सहन है वो पहले से बेहतर हुआ, सड़कें बेहतर हुई, तालीम सेहत के शोबों में बेहतरी आई? ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। वज़ीर आला ने आज एक वीडियो भी जारी की है और आपकी भी नज़र से गुजरी होगी, जो पंजाब हुकूमत ने वीडियो जारी की है कि कंपैरेटिवली जो पंजाब में काम हुए हैं वो आप देखें। और वाक़तन ये कोई खाली जो है वो कोई बयानबाजी नहीं है या कोई सियासत नहीं की जा रही। अमली तौर पे जो काम किए हैं, जो इक़दाम उठाए हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है पूरे सूबे की। मेरा ये सवाल नहीं है, सिर्फ लाहौर की हद तक नहीं, मेरा ये सवाल नहीं है। क्या बात करें, मैं ये कह रहा हूं कि सवाल मेरा ये है, आपके सवाल का भी जवाब देता हूं। जी 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 आपका मेरा सवाल ये है कि पूरे आपने का ऑडिट हो सकता है, कैसे हो सकता है ऑडिट? देखिए आपका सवाल ये भी था कि बाकी सूबों में सहूलियात बेहतर हुई, इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। जिस हवाले से या जिस तर्ज पे पंजाब में काम हुआ है, बिल्कुल बाकी सूबों ने या बाकी सूबों की एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि बाकी सूबों ने वाक़तन उस तरह चीज़ें नहीं की। और हाँ ये भी डिमांड की जा रही है कि हमें 20 अरब नहीं हमें 200 अरब दे दिए जाएं तो फिर हम लाहौर से मुकाबला या पंजाब से मुकाबला कर लेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये बात नहीं है, पैसे सबको बराबर के मिलते हैं और किसी का हक या किसी की हक तलफी नहीं होती, किसी का हक नहीं मारा जाता। लेकिन ये विजन पे होता है, ये लीडरशिप पे होता है कि वो उसका किस तरह इस्तेमाल करती है और अपने सूबे के। तो आपका मतलब है कि जो सिंध की, खैबर पख्तूनख्वा की और बलूचिस्तान की लीडरशिप है उनका विजन नहीं है? देखिए विजन हो सकता है लेकिन ऑन ग्राउंड जो है वो चीज़ें तो हमें नज़र नहीं आ रही। जिस तरह रोड्स की अगर बात कर लें, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात कर लें, आप दीगर चीज़ों के हवाले से या बेसिक सहूलियात के हवाले से बात कर लें, तो वाक़तन आप देखें कि फ़र्क तो है और फ़र्क ज़ाहिर नज़र आता है। तो चलें आप एक बात का जवाब दें। मैं आपसे एक पाकिस्तानी के तौर पे पूछ रहा हूँ। मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मैं टैक्स देता हूँ सारे, मेरे टैक्सों के पैसे को तकसीम किया जाता है, मैं जितने भी टैक्स देता हूँ उसको पैसे को तकसीम किया जाता है। पंजाब को हिस्सा जाता है, सिंध को हिस्सा जाता है, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर सब जगह जाता है। मैं ये आपसे सवाल पूछता हूँ कि जो पिछले एनएफसी अवार्ड में जो फार्मूला बना उसमें ज़्यादा पैसा दिया गया पहले से भी
छोटे सूबों को, उसका ऑडिट क्यों नहीं? मैं मुतालबा करता हूँ एक पाकिस्तानी के तौर पे, मेरा टैक्स है वो खर्च हुआ है, उसका ऑडिट क्यों नहीं करवा सकता वफाक या CCI? क्यों ऐसा मैकेनिज्म नहीं है तो बताएं मुझे। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मेरा पैसा ज़ाया किया, पहले भी ज़ाया किया, बढ़ा के लिया, वो भी ज़ाया किया। बिल्कुल, देखिए आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, उसका ऑडिट होना चाहिए और पता चलना चाहिए कि पैसा किधर लगा है। ये अवाम के टैक्सों का पैसा है, कोई बाहर से खुद पैसा नहीं लेके आ रहा, ये अवाम नहीं। आप कह रहे हैं पता लगना चाहिए, आप कैसे कह सकते हैं? आप तो हुकूमत हैं, आप मुझे बताएं कैसे करेंगे आप मुझे ये सवाल का जवाब दें। ये ना कहीं चाहिए, आप नहीं करना चाहिए, आपको कहना चाहिए हमें। देखें, बिल्कुल मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि इस तमाम तर मामले पे जो कंसर्न मिनिस्ट्री है उसको बिल्कुल देखना चाहिए और उसको ये बिल्कुल रिपोर्ट मंजरे यहाँ पे लेके आनी चाहिए कि जो हमने पैसे दिए, कौन सी कंसर्न मिनिस्ट्री है, किस किस सूबे को मिले। एक देखिए फाइनेंस है, और कौन है, इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन है, फाइनेंस है, यही मिनिस्ट्रीज हैं जो इस तमाम तर मामले के ऊपर जो है वो रोशनी डाल सकती हैं। CCI से ऊपर तो नहीं है आपके ख्याल में? फाइनेंस मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को या सिंध के चीफ मिनिस्टर को या बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर को पूछ सकता है कि इतने पैसे लिए आपने पिछले 15 साल में, इसका ऑडिट करवाएं जरा, किधर हैं? देखिए ऑडिट तो अपने प्रोविंशियल तरक्की हुई उस वक्त क्या थी, अब क्या थी? पार्लियामेंट्स हैं वो भी, देखिए आपके प्रोविंशियल पार्लियामेंट्स हैं और इसीलिए पार्लियामेंट का मकसद और मतलब ही है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज इसलिए एग्जिस्ट करती हैं और वो भी एक फोरम है आपके पास, यहाँ पे वफाक में भी है, इसी तरह आपके पास सूबों में भी है। तो सूबों में जो अपोजिशन के लोग हैं या अपोजिशन की जमातें वहाँ पे हैं, उनका ये काम है। इसीलिए तो आपको ऐवान में अवाम जो है एतमाद दे के भेजती है और इसीलिए आपको आप पे एतमाद करती है कि आप जाके उनके टैक्स के पैसों का हिसाब लेंगे और आप पूछेंगे कि जी हमारे टैक्स के पैसे, अवाम के टैक्स के पैसे आप किधर लगा रहे हैं, उसका ऑडिट होना चाहिए। और बिल्कुल नहीं, ये देखिए, ये आप जो बात कर रहे हैं ना, पावरफुल आप जी आप स्कैंडिनेवियन कंपनीज की स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात कर रहे हैं। वहाँ पे ऐसा होता है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में बयानिया बिकता है कि जी मैं आपको ख्वाब ज़्यादा दिखाऊंगा तो लोग मेरे पीछे आएंगे, चाहे आपने जो मर्जी किया हो। मेरा सवाल सीधा सीधा से है कि ऑडिट क्यों, इस पैसे का क्यों नहीं होना चाहिए जो ज़्यादा गया, इस बुनियाद पे कि हम पंजाब से पीछे हमें ज़्यादा पैसा दिया जाए। क्या वहाँ पता नहीं करना चाहिए कि वहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा बना, पीने का साफ पानी कितने लोगों को तब मुयसर था, आज कितने फीसद आबादी को मुयसर है, लिटरेसी रेट तब क्या था, आज क्या है, स्कूलों की हालत तब क्या थी, आज क्या थी, स्कूलों में बाथरूम तब थे, वॉशरूम थे नहीं थे, आज कितनों में हैं, एक डॉक्टर को कितने मरीज देखने पड़ते थे 2010 में, आज एक डॉक्टर को कितने मरीजों को देखना पड़ता है, हॉस्पिटल्स उस वक्त कितने थे अब कितने हैं। ये एक मतलब मोटा मोटी चीजें तो हो सकती हैं ना, और इस पे कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। देखिए ये वो सब बातें हैं जो सारी बातें आपने गिनवाई अबसार साहब, मुझे खुशी हुई क्योंकि असल अवाम के इश्यूज ये हैं, रियल इश्यूज ये हैं जिन पे बात नहीं होती, जिनको डिस्कस नहीं किया जाता। और यहाँ पे सिर्फ ये डिस्कस होता है कि फलां ने क्या बयान दिया, फलां ने क्या बात की, फलां के साथ क्या। ये अवाम के इश्यूज हैं, इन पे बात होनी चाहिए, इन्हीं पे रोशनी डालनी चाहिए और इन्हीं का ही जवाब मिलना चाहिए जो अवाम को नहीं। रोशनी डाली है ना, हाँ आप जवाब दें और बताएं CCI इस पे, CCI में इसको उठाया जाएगा कि नहीं? देखिए बिल्कुल इस मामले को, CCI का मेंबर मैं तो नहीं हूं, CCI की कॉम्पोजिशन देखें, वजीर आजम हैं, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, मेंबर तो है ना, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वजीर आजम की कैबिनेट में है, हुकूमत के मेंबर हैं। बिल्कुल मैं बिल्कुल नेक्स्ट जो कैबिनेट होगी मैं डेफिनेटली उसमें रेज करूंगा कि ये CCI में मामला उठना चाहिए। जो दीगर सूबे जो इस चीज को बेस बनाते हैं और कहते हैं कि जी हमें शायद पाकिस्तान के टैक्स पेयर पूछ रहा है, सौतेला सलूक किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम ये चीजें आउट इन दी ओपन होनी चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ये चीजें आउट इन दी ओपन होंगी, ऑडिट्स होंगे और ये तमाम तर चीजें अवाम के सामने लाई जाएंगी कि जो एक क्लेम किया जाता है कि ये डिस्पैरिटी है या हमारे साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है, तो ये असल में हकीकत ऐसी नहीं है। सबको एक जैसे पैसे मिलते हैं, सबको ये मौका मिलता है उन सूबों को, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद वो खुद मुख्तार हैं, वो अपने नफ़े नुकसान के खुद जो हैं वो जवाबदेह हैं और अपने पैसे कहाँ पे इस्तेमाल करने हैं, किस सेक्टर में करने हैं, किस इंडस्ट्री में करने हैं, क्या सहूलियात देनी, ये तमाम तर चीज़ें सूबे की एडमिनिस्ट्रेशन, सूबे का वज़ीर आला और कैबिनेट के लोग ये डिसाइड करते हैं। ठीक, बैरिस्टर अकील साहब बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का और हम इंतज़ार करेंगे कि आप कैबिनेट में ये मामला उठाते हैं।
या नहीं उठाते और इस पे बात करते हैं या नहीं करते? बात तो होनी चाहिए, CCI में भी बात होनी चाहिए। यहाँ वक्त हो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू ट्रंप का गज़ा मंसूबा और हमास की मशरूत रजामंदी, इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हॉट इशू, और हॉट इशू ये है ट्रंप का गज़ा मंसूबा। हमास ने मशरूत रजामंदी ज़ाहिर की है और पूरी दुनिया में हमास की इस डिप्लोमेसी की तारीफ़ की जा रही है, इसके बावजूद कि हमास एक लड़ाका तंजीम है और उसने बहुत टफ़ टाइम दिया है इसराइल को, ज़्यादा टफ़ टाइम दिया जो हिजबुल्लाह ने कभी भी तारीख़ में दिया है। इसलिए हमास की जो मिलिट्री पावर है, मिलिट्री माइट, उसकी रिकग्निशन और एक्नॉलेजमेंट अक्रॉस द ग्लोब है। लेकिन उस पर जो ट्रंप की तजवीज़ हैं गज़ा डील के बारे में, उस पर उन्होंने कहा था कि हमास को डिसार्म किया जाए। हमास ने डिसार्म के लिए एग्रीमेंट तो जाहिर किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो एक हुकूमत बनेगी फ़लस्तीनियों की रजामंदी से, वो उसके सामने डिसार्म करेंगे अपने आप को। साथ उन्होंने कहा कि वो फौरी तौर पर यरगमालियों को, चाहे वो ज़िंदा हैं या मुर्दा, उनको रिहा करने के लिए तैयार हैं। और इस फैसले को ट्रंप ने वेलकम किया है और उसने इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को कहा है कि गज़ा पर हमले फौरी तौर पर रोक दिए जाएँ। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब ने, साबिक़ सफ़ीर हैं, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के। उनसे पूछेंगे कि इस तमाम जो एक्टिविटी हुई है, जो डेवलपमेंट हुई है, इसके असरात अब फ़लस्तीन पे और वहाँ जारी जो बहरान है उस पर कैसे पड़ेंगे? डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक लफ्ज़ में तो मस्बत असरात होंगे दिए हुए हालात में। मारूज़ाती और माहौलियाती हालात जो इस वक्त था, एकोसिस्टम जो था, उसमें और कोई चारा नहीं था। बड़ी दानाई की बात की है हमास ने, और उसमें वो सारे 8 ममालिक शामिल हैं। और ख़ास तौर पर जो आखिरी जो उसमें हिस्से में जब नेगोशिएशन हुई है और जिसमें तकरीबन 10 मरतबा ट्रंप से बात की गई है 3 कंट्रीज़ ने, जो तुर्की, उसके साथ कतर और इजिप्ट, इससे मुसलसल राब्ते में रहे, क्योंकि डेडलाइन आ रही थी। आपको याद होगा गुज़श्ता शब और कल मैंने कई प्रोग्रामों में ज़िक्र किया कि ये ज़िंदगी का सवाल है। 2.5 लाख लोग हैं, महसूर हैं, और सिटी का और इजराइल अनाउंस कर चुका है कि हमने अपना ऑपरेशन करना, और ये सारे के सारे टेररिस्ट समझे जाएंगे अगर ये खाली नहीं हुआ। और ख़ाली कर नहीं सकते थे, मजबूर थे, कुछ नहीं था उनके पास, जा नहीं सकते थे, तो उधर पड़े हुए थे, तो उनको तो वैसे ही भून डालते वो। एक चीज़ ये, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि 2.5 लाख अफराद जो हैं उनमें से बेशतर जो कि शहीद हो जाते, उनकी जानें बच गई। एक तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि ये मंसूबा, इस पर बड़ी बात हो चुकी है, लेकिन इसमें जो हमास का एहतमाल था उसने मंसूबा एक्सेप्ट भी किया, क्योंकि तीनों ममालिक हमास के साथ नेगोशिएशन में थे। इनफैक्ट कल सुबह को जो नेगोशिएशन टीम हमास की इस्तांबुल में थी और दोहा में थी, वो एग्री कर गई थी। जो वहाँ मौजूद थे ऑन ग्राउंड, वो इसमें एहतमाल था और उसकी वजह से ये एग्री नहीं हो रहा था। तो लिहाजा उस एहतमाल को दूर करने के लिए एश्योरेंसेस दी गई, 10 मरतबा इंगेज किया गया डोनाल्ड ट्रंप से। अच्छा, वो एहतमाल क्या था? एहतमाल बड़ा बिल्कुल वाज़ेह था उनका, जी एश्योरेंस दी जाए, हम तैयार हो गए। चले, आपने कहा, आपने अपने प्लान में दिया, हमसे नेगोशिएटर ने बात की, हम तैयार हो गए। अब आप हमें गारंटी दें कि टोनी ब्लेयर उसमें नहीं होगा। जो बोर्ड ऑफ पीस है, जिसकी के चेयर ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो उसमें टोनी ब्लेयर नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर है हम सारों को पता है कि टोनी ब्लेयर का किरदार इराक वार में और बाकी मामलात में क्या है। तो उस पर मेरा ख्याल है कि रजामंदी हो जाएगी। ये बताइएगा, नेतन्याहू की हुकूमत जो है, लोग कह रहे हैं कि वो टाइट स्पॉट में आ गई है, पूरा यूरोप उनके ख़िलाफ़ हुआ है, अमेरिका में जेन-ज़ी उनके ख़िलाफ़ हो गई है, और अब ये जो हमास ने ट्रंप कार्ड खेला है और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसराइल आप समझते हैं वाकई टाइट स्पॉट में है, या वो मान लेंगे इस प्रपोज़ल को जो हमास ने दी है? इसराइल की हैसियत क्या है? मुझे मजबूरन एक मुहावरा कहना पड़ रहा है, चेपिद्दी का शोरबा। इसराइल अगर अमेरिका निकल जाए तो ये जो OIC के, तो अमेरिका तो साथ है ना, वो है ना, वही मैंने तो हमारी मुकम्मल कर रहा हूँ, ये तो जुमला। जी अपने गुफ्तगू का एक जुमला मुकम्मल करने दें, अब सारा आपका जवाब आ जाएगा। चेपिद्दी का शोरबा, अमेरिका अगर हाथ निकाल ले तो फिर ये जो मुस्लिम ममालिक के 57 ममालिक हैं, जिनकी 2.4 बिलियन की आबादी है, एक एक अगर ये पानी की बोतल ले जाएं और तो डाल दें, सैलाब आ जाएगा।
तो उसके आगे खड़ा नहीं हो सकता है। आपका इंतहाई एहतराम, लेकिन ये बातें सुनते सुनते मैं बूढ़ा हो गया। एक पानी की बोतल, बल्कि पानी की बोतल भी ज़्यादा है, उससे कम में भी कहते थे फ्लड आ जाएगा इसराइल में, वो आया नहीं अभी तक। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अमेरिका जब आप सवाल करें इंशाल्लाह खींचेगा, वो कह रहे नेतन्याहू जो है उसके अंगूठे के नीचे है ट्रंप। तो आप सिचुएशन जो इस वक्त है उसके मुताबिक बताएं, वो छोड़ दे पानी की बोतलों को, कि क्या अब नेतन्याहू ट्रंप की मानेगा या ट्रंप फिर नेतन्याहू की मानेगा, ये बताएं। ये बहुत आपने एक ऐसा सवाल किया है कि जिसके पीछे पूरी इजरायली लॉबी है, और इजरायली लॉबी की तारीख़ 1897 से शुरू होती है ज़ायोनिज़्म की, जबकि स्विट्ज़रलैंड में इसकी बुनियाद रखी गई। इजरायली लॉबी सदर पर, कांग्रेस पर, अमेरिका में उसके ट्रेजरी डिपार्टमेंट पर, उसके पेंटागन पर काफ़ी इन्फ्लुएंस रखती है। लेकिन एक और बात भी तो पैदा हो गई है ना, आपने खुद ही तो जिक्र कर दिया अपने इंट्रो में, और वो कर दिया है जो जेन जी है और जो अमेरिका में इस वक्त बॉटम्स अप प्रेशर डेवलप हो रहा है पूरी दुनिया में, तो क्या उससे कुर्सियां मुतज़लज़ल नहीं होंगी? इन तमाम तो आप समझते हैं कि ट्रंप उस जेन जी की, अमेरिकन जेन जी के प्रेशर में और यूरोपियन पब्लिक ओपिनियन के प्रेशर में नेतन्याहू को प्रेशर करेगा कि आप माने अब इस पीस डील पे? मैं तो कहूँगा कि मजबूर हो जाएगा। अफकार को पाबंद सलासिल जो करोगे, तस्वीर के चिलमन से ज़यां आती रहेगी। आप कितना कंट्रोल कर लोगे? जनजी हो या अवाम हो, अवाम का समुद्र। अभी तक 147 ममालिक ने तो तस्लीम कर लिया ना, उससे क्या फ़र्क पड़ा? लेकिन जब अवाम निकलती है तो दुनिया इस चीज़ की गवाह है कि फिर तख्त उछाले जाते हैं, फिर ताज और तख्त नहीं रहते हैं फिर। तो इसलिए चले वो तो हम देखते हैं, देखेंगे जब था। जी जी जी, बात मुकम्मल करें। जी, रिपब्लिकन आगे जितना उसका महाल हो जाता, अगर वो बिल्कुल बात ना मानती, तो इजरायली लॉबी पर रिपब्लिकन को कुछ प्रिवेल करना होगा। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल प्रिवेल कर जाएंगे, कुछ प्रिवेल करना पड़ेगा। और इस वक्त अमेरिका क्या मुतहम्मिल हो सकता है कि तमाम ममालिक जो इसके वक्त इसके बीच में है, 8 ममालिक, और उसके बाद OIC का ब्लॉक जो कि इतना ताकत कभी नहीं रहा ताकतवर, लेकिन फिर भी उसकी एक हैसियत है, और इस खिते में एक जियोपॉलिटिकल गेम भी चल रही है जिसमें और भी ताकतें हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी जिक्र किया थोड़ी देर पहले, जानें बच गई हैं 2.5 लाख, और ये जो जंगबंदी हुई है उस पर ज़ाहिर है अच्छी बात है। और जो समझदार लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि जब तक आपकी तैयारी पूरी ना हो सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह, उस वक्त तक खाली बच्चे मरवाते रहना, औरतों को मरवाते रहना अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में और भी जगहों पर होगा, लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसी लॉबी है जो ख़ुद तो जिहाद पे नहीं जाना चाहती, वो अपने ड्राइंग रूम में से नहीं निकलती, वो अपने ख्वाबों से नहीं निकलती, ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे वो इनकलाब लाने वाले हैं। वो मुखालफत कर रहे हैं इस बात की जो ये ट्रंप प्लान है। और अब हमास ने जो मान लिया है उस ट्रंप प्लान को, तो आपके ख्याल में ये पाकिस्तान के अंदर जो एक तनकीद चंद लोग कर रहे हैं जिन्होंने करना कुछ नहीं है सिवाय तनकीद के, तो उनके बारे में आप क्या कहना पसंद फरमाएंगे? बड़ी सी सिंपल सी बात है, आईना दिखला दें, हकीकत क्या है। अगर आईने में वो नहीं देख सकते हैं तो लोग फिर उनको दिखला देंगे। बात यह है कि आपने जानें बचानी है, आपने हिकमत अमली। जंग का मतलब क्या है? इस्लामी तारीख़ देख लें आप, जंग का मतलब क्या है? जंग में आपने हिकमत अमली दिखलानी है ना। अगर आप देख रहे हैं कि दुश्मन बहुत ज़्यादा हावी होता जा रहा है तो आपने रीग्रुपिंग करनी है ना। देखिए, हमास एक नज़रिए का नाम है। अगर हमास को सारों को भी मार दें आप तो कोई हमास ख़त्म तो नहीं हो जाएगा ना। एक नज़रिया है, नज़रिया तो कायम रहेगा। आप इधर से मारेंगे वो इधर से निकल आएगा दूसरी तरफ से, लाइक अ बलून। लेकिन आप हमारी अगर बात कर रहे हैं तो आईना दिखला दें कि हकीकत ये था कि लोगों की जानें चली जानी थी। और ये जो गज़ा पे कब्ज़ा हो रहा था, जिसको कि अब इजराइल मान गया है कि ठीक है, गज़ा को हमने बिल्कुल ही नीस्तो नाबूद करना था, एथनिक क्लिनजिंग करनी थी और गज़ा को रेबेरिया हमने बनाना था, वो तो कम से कम फिलहाल रुक गया है ना। और वही एक बड़ी बात है कि उनकी बहुत शुक्रिया गई है अभी, और उनको रहने दिया जाए। शुक्रिया डॉक्टर जमील साहब, हमसे बात करने का वक्त है। एक ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल, आज़ाद कश्मीर के मामला कब तक ठीक रहेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वक्त है हमारे आज के एडिटोरियल का, और आज का एडिटोरियल है कश्मीर के मसले पे।
आपने देखा पिछले दिनों वहाँ पे काफ़ी बहरान रहा, और ये बहरान जो बहुत अर्ली स्टेज पे हैंडल किया जा सकता था, लेकिन उसमें नाअहलियत थी, सुस्ती थी और कुछ मफादात थे, जिसकी वजह से ये बहरान संगीन से संगीन तर हो गया। मुतालबात भी बहुत सारे जायज़ थे, कुछ बातें ऐसी हैं जिन पे लोगों का इख्तलाफ है, दो राय हैं उस पर, उसका फ़ैसला तो वक्त करेगा कौन सही है कौन गलत। लेकिन एक चीज़ तय है कि एक ऐसा सेंटिमेंट बन चुका है कश्मीर के लोगों के अंदर, उसमें आप सोशल मीडिया को इल्ज़ाम दे लें, उसमें आप सियासी क़यादत की नाअहलियों को इल्ज़ाम दे दें, उस किसी और को इल्ज़ाम दे दें, लेकिन एक सेंटिमेंट बन गया है। और अगर जो मामला तय हुए हैं कल रात को कश्मीर में मुजफ्फराबाद में दोनों तरफ से, उन मामलात पर अमल दरामद करना बहुत ज़रूरी है, उसकी टाइमलाइन के मुताबिक अमल दरामद करना बहुत ज़रूरी है। और अगर उसमें से किसी चीज़ पे अमल दरामद नहीं होता तो बहुत टाइमली उसको लोगों तक ले जाना, उसको एक्सप्लेन करना और उसके अराउंड नैरेटिव बनाना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे इसलिए कि इंडिया तैयार बैठा है इस बात पे कि वो पाकिस्तान के साथ उसकी जो जंग बंदी हुई है, जंग बंदी तो किसी वक्त भी टूट सकती है, और जाहिर है जंग बंदी अगर टूटी तो इंडिया ने सबसे ज़्यादा दबाव कहाँ डालना है, कश्मीर पे, क्योंकि इलेक्शंस वहाँ पे मुख्तलिफ रियासतों के आने वाले हैं। मोदी हुकूमत सख्त मुश्किलात का शिकार है और उसके लिए सबसे आसान तरीका इलेक्शन में पॉपुलैरिटी हासिल करने का यही है कि पाकिस्तान से पंगा ले लिया जाए। पाकिस्तान से पंगा लेगा तो उसका इलाज तो अलग है जो होगा, लेकिन हमें बहरहाल अपना घर सीधा करना चाहिए और मंजी तले डांग फेरते रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।